प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एमए उत्तरार्ध की कक्षा में। हमारी चर्चा चल रही थी निबंध के तत्वों पर कि निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो एक बात आई थी कि निबंध के तत्व निर्धारित करने में कौन सी बात हमको सहयोग करती है या जिसके आधार पर हम निबंध के तत्व तय कर सकते हैं, उन्हें हम निबंध के तत्व निर्धारित करने में आधारभूत बात कह सकते हैं या उनके लिए आधार कह सकते हैं जिसके आधार पर निबंध के तत्व तय किए जाते हैं। तो हम इन आधारों पर चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा के दौरान हमने दो आधार तो देख लिए थे। व्यक्तिगत आधार हमने कल देखा था, परसों देखा था। कल हमने जो है अभिव्यक्ति के आधार पर शुरू कर दिया था कि अभिव्यक्ति के आधार पर निबंध के कितने तत्व होते हैं। तो अभिव्यक्ति क्या होती है और उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है, उस पर बात हुई थी। और उसके साथ साथ अभिव्यक्ति के आधार पर निबंध के जो 4 तत्व तय किए जा सकते हैं, उन 4 तत्वों का भी हमने नाम से परिचय प्राप्त कर लिया था। वो 4 तत्व कौन से थे? भाषा शैली तत्व, दूसरा अलंकार तत्व, तीसरा ध्वन्यात्मकता तत्व और चौथा औचित्य तत्व। तो उसमें से भाषा शैली तत्व का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बचे हुए 3 जो तत्व हैं निबंध के, जिसको हम अभिव्यक्ति के आधार पर तय किए गए तत्व कह सकते हैं, उन पर आज हमारी बातचीत होगी और उनको समझने का प्रयास हम आज करेंगे। दूसरा तत्व था जिस पर आज चर्चा हम प्रारंभ करते हैं, वो है अलंकार तत्व। अलंकारों के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि अलंकार क्या होता है और उसके क्या कार्य हो सकते हैं। ये आपने अलंकारों के बारे में बीए भाग प्रथम में निश्चित रूप से पढ़ा होगा और उसमें से कुछ आप भूल भी गए होंगे, तो उसका थोड़ा सा पुनरावर्तन हम कर लेंगे। अलंकार कितने होते हैं, क्या होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं की जाएगी, बल्कि हम निबंध के तत्वों के आधार पर ही जो इनका अलंकार तत्व का जो महत्व है उसी पर चर्चा करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है, ये हम सब जानते हैं। तो उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग करने से निबंध के कला पक्ष में निखार आता है, ये बात भी आप समझ लीजिए। निबंध का जो कला पक्ष है वो अलंकारों के प्रयोग से और अधिक निखर जाता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी जो बात आती है वो है कि अलंकारों का प्रयोग तो ठीक है कि उनके प्रयोग से निखार आता है। तो अब सवाल उठता है कि कितना प्रयोग, अलंकारों का कितना प्रयोग किया जाए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अलंकारों का प्रयोग आमतौर पर कविताओं में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गद्य में अलंकारों का प्रयोग होता ही नहीं हो। निश्चित रूप से होता है, लेकिन उसका तरीका और मात्रा भिन्न होती है। तो यहाँ जो दूसरी बात हमारे सामने निकल के आएगी वो ये आएगी कि अलंकारों का उचित प्रयोग या उचित अलंकारों का प्रयोग निबंध के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है। अलंकारों का उचित प्रयोग या उचित मात्रा में यदि हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो निबंध के सौंदर्य में वृद्धि होगी और उससे निबंध में रोचकता भी बढ़ेगी। पढ़ने वाले की अभिरुचि बढ़ेगी, वो मन लगा कर उसको पढ़ेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तीसरी बात जो अलंकार तत्व के अंतर्गत हम ले सकते हैं वो है कि मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग अलंकारों के रूप में किया जाता है। अलंकारों का प्रयोग मतलब ये नहीं है कि आप जैसे आपको रीति के अंतर्गत बताया गया था या साहित्य शास्त्र के अंतर्गत बताया गया था कि ये अलंकार होते हैं, उन अलंकारों के अलावा भी या उसका दूसरा रूप भी अलंकारों के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया मुहावरों
लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग अलंकारों के रूप में किया जाता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे हम निबंध के अनावश्यक विस्तार से बच जाते हैं। यदि सूक्तियों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाए तो वही बात हमें विस्तार से बतानी पड़ेगी। और लोकोक्तियों का, अलंकारों का प्रयोग हम करते हैं, सूक्तियों का प्रयोग हम करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात छोटी सी बात के रूप में कही जा सकती है और बहुत अच्छे तरह से की जा सकती है, जिससे कि निबंध की भाषा चमत्कारी हो जाएगी। निबंध की भाषा चमत्कारी हो जाएगी। अगली जो बात निकल के आती है वो ये है, जो हम पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ हल्का सा, लेकिन इसको आप यदि अपनी बात को दृढ़ता से कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि निबंधों में अलंकारों का प्रयोग कविताओं की तरह नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप कविताओं की तरह निबंध में अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो निबंध सुंदरता की बजाय विकृतता की तरफ चला जाएगा, असुंदर हो जाएगा। तो ये अलंकार तत्व था और उसके क्या फायदे निबंध में होते हैं या निबंध में क्या सुधार हो सकता है, वो सारी बातें अलंकार तत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम पूर्व में अलंकारों का पढ़ चुके हैं कि अलंकार जो है बाहरी सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अब आते हैं तीसरा तत्व है उस पर, वो है ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता जिसे हम संवेगात्मक व्यंग्यात्मकता कह सकते हैं। संवेगात्मक व्यंग्यात्मकता, इसको कैसे, या संवेगात्मकता भी कह सकते हैं, व्यंग्यात्मकता भी कह सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से निबंध में सहयोग करती है? पहली चीज़ तो ये है, चाहे संवेगात्मकता हो चाहे व्यंग्यात्मकता हो, दोनों ही अभिव्यक्ति का एक आवश्यक तत्व है। किसी को अपने विचारों की, अपने भावों की अभिव्यक्ति यदि करनी है तो उसमें संवेग भी होने चाहिए और उसमें व्यंग्य के भाव भी होने चाहिए। इसलिए संवेगात्मकता और व्यंग्यात्मकता निबंध में अभिव्यक्ति का एक आवश्यक तत्व होता है। दूसरी जो बात यहाँ आती है वो है निबंध का सर्जन, निबंध का निर्माण या निबंध की रचना लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक शैली के प्रयोग से ही होता है। तो यहाँ देखिए, ये तो सब जानते हैं कि निबंधकार अपने निबंध की रचना करता है, तो फिर किस तरह से करता है? हालांकि यहाँ जो चीज़ बताई गई है पूरी तरह सही नहीं है, इन्होंने एक चीज़ को छोड़ दिया, अभिधा को छोड़ दिया या विवरण को छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक शैली, लाक्षणिक शैली और व्यंजनात्मक शैली, ये दोनों शैली निबंध में ज़्यादा बेहतर रहती है कि उसको और अधिक अच्छा हम बनाएं। तीसरी जो बात इसमें आती है वो है कि ध्वन्यात्मकता से अनेक प्रकार के बाहरी रूपों की अभिव्यक्ति होती है। जो ध्वन्यात्मकता होती है उससे निबंध के जो बाहरी रूप हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है। भावनाओं की तो होती ही होती है, उन भावनाओं के साथ जो बाहरी रूप रंग है, ध्वन्यात्मकता विशेष तौर पर उसी पर ध्यान देती है और उसी को हमारे सामने प्रस्तुत करने में सहयोग देती है। तो ध्वन्यात्मकता भी निबंध का एक आवश्यक तत्व हो जाता है। तो अब तक हमने अभिव्यक्ति के आधार पर निबंध के जो तत्व देखे थे उनमें भाषा शैली तत्व पढ़ लिया, अलंकार तत्व पढ़ लिया और ध्वन्यात्मकता पढ़ ली। अब आते हैं चौथे और अंतिम तत्व पर, जो कि अभिव्यक्ति के आधार पे हो सकता है या होता है, वो है औचित्य। कोई भी चीज़ उचित है या नहीं है उस समय पर, उस स्थान पर, वो क्या कहलाएगा? औचित्य। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ प्रारंभ करता हूं, हालांकि इससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। किसी व्यक्ति के दुर्घटना में लग जाती है और वो कष्ट उठा रहा है और वहां जाकर के
वह व्यक्ति हंसता है, तो क्या स्थिति होगी? सामान्य तौर पे देखा जाए तो हंसना एक अच्छी बात है, या किसी शोक सभा में जहाँ की सब लोग गमगीन बैठे हैं और आप जैसा मेरे जैसा जाकर के वहाँ हंसने लग जाएगा। जैसे कि पहले कहा मैंने कि हंसना अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, लेकिन गलत समय पे हंसना बुरा हो जाता है, तो वहाँ हंसने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो हर किसी बात का, हर किसी कार्य का कोई न कोई औचित्य होता है और वो औचित्य होना चाहिए। इसी प्रकार से निबंध में भी जो बात कही जाए उसका औचित्य होना आवश्यक होता है। तो इसे हम उदाहरणों के बाद यहाँ चलते हैं। पहली जो बात निकल के आती है वो है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई भाव हो, चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई गुण हो, ये सब निबंध के हैं, भीतर आने वाले तत्व हैं, लेकिन ये औचित्यपूर्ण होने चाहिए। चाहे आप वस्तु के बारे में वहाँ बात कहें, चाहे आप कोई विषय को लेकर के चर्चा करें, चाहे आप किसी भाव को लेकर के चर्चा करें या कोई गुण को लेकर चर्चा करें, तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ औचित्य होना आवश्यक होता है। चाहे वस्तु हो, चाहे भाव हो, चाहे विषय हो, चाहे गुण हो, उनका औचित्य होना आवश्यक होता है। दूसरी जो बात निकल के आती है कि फिर औचित्य कितने तरह का हो सकता है। हम कितने तरह का होगा वो विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कितने तरह का होता है वो हमें जान लेना आवश्यक होता है। औचित्य आमतौर पर 4 तरह का हो सकता है। पहला है कल्पनामूलक औचित्य, पहला है कल्पनामूलक औचित्य, दूसरा है भावमूलक औचित्य, तीसरा है शब्द मूलक औचित्य और चौथा है अलंकार मूलक औचित्य। तो इनसे पता लग जाता है, ऊपर जब औचित्य की बात करते हैं तो उसी प्रकार से औचित्य भी उतने ही प्रकार का हो जाता है और उनका प्रयोग भी किया जाता है औचित्य के साथ। जैसे भाव मूलक औचित्य, तो जो भाव आप प्रकट कर रहे हैं निबंध में उनका औचित्य होना चाहिए, अर्थात वहाँ उस भाव के आने का कोई न कोई उचित कारण होना चाहिए। शब्द मूलक औचित्य, तो जो शब्द जहाँ प्रयोग हो रहा है वहाँ वह उचित होना चाहिए। यदि वो शब्द वहाँ उचित नहीं है तो उस शब्द का वहाँ रखा जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अलंकार मूलक औचित्य, तो अलंकारों का प्रयोग वहीं तक होना चाहिए जहाँ तक कि वो काव्य की शोभा में या निबंध के जो स्वरूप है उसमें वृद्धि करते हों। और इसी प्रकार अपने ले सकते हैं कि कल्पनामूलक, तो कल्पनाओं का प्रयोग भी उस हद तक ही करना चाहिए जहाँ तक कि वो निबंध को लिखे जाने में, उसकी रचना करने में सहयोगी हो, पढ़ने वाले के लिए पढ़ने में सहयोगी हो। यदि कल्पना की उड़ान बहुत लंबी कर ली जाए, बहुत बड़ी कर ली जाए, बहुत ऊंची कर ली जाए, तो वहाँ उसका औचित्य समाप्त हो जाता है, और औचित्य समाप्त हो गया तो समझ लो वहाँ आपका हमारा निबंध भी समाप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में मरी नामक एक पश्चिम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल, प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। तो इसमें इन्होंने अपने जिस औचित्य की चर्चा कर रहे हैं उसी औचित्य को विशेष स्थान अपने इस ग्रंथ में दिया है कि निबंध में औचित्य होना चाहिए, बिना औचित्य के निबंध की विषय वस्तु अधूरी रह जाती है। इस तरह हमने तीनों तो आधार देख लिए निबंध के, और तीनों आधारों पर अलग अलग निबंध के कितने कितने भेद होते हैं उनको भी हमने जान लिया। तो अब हम देखते हैं कि उपयुक्त तीनों आधारों पर ही, या जो 3 आधार हमने देखे हैं, ये जो 3 आधार हैं और इसके आधार पे जो तत्व हैं वही निबंध को आकार प्रदान करता है। उपयुक्त तीनों आधार ही निबंध को एक विशेष आकार प्रदान करते हैं। इसमें से यदि किसी भी चीज़ का अभाव रह जाता है, या इसमें से किसी भी आधार का, या इन आधारों के आधार पर हमने जो तत्व तय किए हैं उनमें से किसी का भी यदि अभाव निबंध में रहता है तो वह निबंध के स्वरूप को
विकृत कर देता है। हम कह सकते हैं कि निबंध को लिखने के आधार होते हैं, उन आधारों के आधार पर निबंध के तत्व तय किए जाते हैं, और निबंध के तत्व यदि अधूरे रह जाएंगे तो निबंध विकृत हो जाता है, निबंध उतना अच्छा नहीं रह पाता। यदि किसी तत्व की का या ये तत्वों के जो मूल आधार हैं उनका अभाव निबंध में रह जाता है, तो निबंध अच्छा होने के लिए आवश्यक है कि जो आधार हमारे विद्वानों ने तय किए हैं वो आधार निबंध में वर्तमान रहे, और निबंध में वर्तमान यदि रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा निबंध अच्छा हो जाएगा। अब एक प्रश्न जो है आज पूरा बनता है, और वो पूरा प्रश्न आपको हल करना है कि निबंध के कितने आधार माने गए हैं, प्रत्येक आधार पर निबंध के कितने तत्व माने जाते रहे हैं, उनकी विवेचना कीजिए। ये प्रश्न निश्चय ही आप करेंगे, आपको आपकी परीक्षा में आपके विषय के समझ में बहुत बड़ा आपको ये योगदान देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद।